ये है प्रत्यावर्ती धारा। आप लोग को बताया गया था कि धारा, सबसे पहले धारा देखेंगे। यदि कोई भी चालक लीजिए या कोई भी माध्यम लीजिए या निम्न दाब और उच्च वोल्टेज, निम्न दाब या उच्च वोल्टेज लीजिए या द्रव लीजिए या कोई ठोस चालक लीजिए, तो आपको बताया गया था कि धारा, जिससे चालक में आवेश प्रवाह होता है तो धारा बहती है। आपको बताया गया था कि आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। यानी ठोस चालक में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि द्रव जैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ में आवेशवाहक धनायन और ऋणायन होते हैं। इसमें जैसे H2SO4 जैसे बैटरी देख लीजिए, यानी आप जो सेल देखे हैं, जो घरों में इन्वर्टर की बैटरी प्रयोग करते हैं, उसमें H2SO4 डालते हैं और यह H2SO4 में ये 2+ और SO4-, ये ऋणायन है और ये धनायन है। यह ऋणायन और धनायन उसमें चलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ में। तो जब धनायन और ऋणायन वैद्युत अपघट्य पदार्थ में चलते हैं तो उसमें धारा, लिक्विड फ्लो माने धारा बहती है। जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में यदि करंट फ्लो तभी संभव है जब उसमें यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी धनायन और ऋणायन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले। यानी हम बोल सकते हैं, गतिशीलता में पढ़ाया गया था कि ठोस चालक में आवेशवाहक कार्य केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठोस चालक में आवेशवाहक कार्य केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, जबकि अर्धचालक में जैसे जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, अर्धचालकों में आवेशवाहक कार्य कोटर और इलेक्ट्रॉन करते हैं। अर्धचालक में आवेशवाहक कार्य कोटर एवं इलेक्ट्रॉन करते हैं। आवेशवाहक कार्य यानी किसमें? ठोस चालक में आवेशवाहक कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्योंकि धनायन उसके क्रिस्टल में स्थित होता है, चालकों के क्रिस्टल में स्थित होता है। जबकि ये द्रव जो है यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसमें आवेशवाहक यानी धनायन और ऋणायन कार्य भाग लेते हैं, धनायन और ऋणायन। जबकि अर्धचालकों में बात आती है तो अर्धचालकों में आवेशवाहक कार्य कोटर और इलेक्ट्रॉन चलते हैं। हाँ, ये भी बात है कि दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं। कोटर इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में, धनायन ऋणायन विपरीत दिशा में। यानी अब जो है हम गैसों में भी धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे सामान्य गैस है, विद्युत का कुचालक होती है, सामान्य गैस है, विद्युत का कुचालक होती है। लेकिन यदि हम ऐसा माध्यम ले, गैसीय माध्यम, जिसमें दाब को निम्न कर दें और उसके वोल्टेज को हाई कर दें, यानी दाब को निम्न कर ले और वोल्टेज को हाई कर दें, तो यानी निम्न दाब और उच्च वोल्टेज पे भी धारा बहने लगती है। जैसे निर्वात नली ले गई और उसमें निम्न दाब किया गया और उच्च वोल्टेज दोनों सिरों पर कर दी गई, और जैसे इसमें निम्न दाब और उच्च वोल्टेज किया गया
तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि गैसों में धारा यानी धनायन, ऋणायन और इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यानी धनायन, ऋणायन और इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इस तरह से जो धारा बहने की कंडीशन आती है, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अक्सर ये घटना, अगर ठोस चालक की बात करते हैं तो ठोस चालक को जब हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी का ऋण सिरा यानी निम्न विभव और बैटरी का धन सिरा यानी उच्च विभव। तो ऋण सिरे पर इलेक्ट्रॉन होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी गरीब होता है और गरीब व्यक्ति धनी की ओर चलेगा। यानी जैसे हम चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, इसमें जो ऋण प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन है वो धन प्लेट को आने, इधर से रास्ता नहीं होता है तो इधर से आने का प्रयास करते हैं। इधर से इसके अपेक्षा इसमें लिक्विड फॉर्म में रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं और इसमें प्रतिरोध कम होता है, इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होते हैं। जब कंडीशन आती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसान रास्ता ढूंढते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर ऋण प्लेट जोड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर धन प्लेट का लगेंगे और धनावेशित कण इधर जाने लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें आवेश प्रवाह, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है तो धारा ऐसे बढ़ती है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है धारा ऐसे होती है। तो हम बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी धारा हमें दो प्रकार की मिलती है। धारा जो है दो प्रकार की, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट यानी प्रतिवर्ती धारा और ये डिस्ट धारा और ये प्रतिवर्ती धारा लिखे हैं वहां पर। प्रतिवर्ती धारा के कंडीशन बताया था आप लोग को कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के पहले आधे चक्र में, कुंडली के पहले आधे चक्र, जब ऐसे कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के पहले आधे चक्र में धारा का मान पॉजिटिव और अधिकतम होता है। यानी पहले आधे चक्र में धारा का मान शून्य से अधिकतम, परंतु एक निश्चित दिशा होती है और अधिकतम से फिर शून्य जाता है। पहले आधे चक्र में शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, लेकिन उसकी दिशाएं अलग होती है। लेकिन दूसरे आधे चक्र में धारा का मान अधिकतम से, मैंने शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य होगी, लेकिन उसकी दिशाएं विपरीत होगी। जैसे हम आइए बताते हैं इस पर कंडीशन। देखिए इस डायरी को देखें, हमने मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ गुजारे, हम चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में गुजारे, तो जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में गुजारते हैं तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जा रही है तेजी से। इस कंडीशन में कुंडली ऐसे घूम रही है, तो जब कुंडली ऐसे घूम रही है तो आइए, जब सपोज दैट यहाँ पर इस भुजा पर देखिए धारा ऐसे इसमें फेरे लपेटे हैं, कुंडली में फेरे ऐसे लपेटे हैं। आइए इस कंडीशन में देखते हैं कि इसमें धारा ऐसे बह रही है कि ऐसे बह रही है। ये बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार। ये देखिए ये चालक की गति है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसमें जो चालक में धारा बहेगी वो दिशा है मध्यम। अंगूठा जो है चालक की गति को, दिशा को प्रदर्शित करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, चालक यदि दक्षिणावर्त घूम रहा है ऐसे, तो जब चालक दक्षिणावर्त घूम रहा है तो ऐसे अंगूठा इधर करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो धारा इसमें ऐसे बह रही है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है कंडीशन, चालक ऐसे गति कर रहा है, दक्षिणावर्त गति कर रहा है, तो ये जो सिरा है इस दिशा में जा रहा है ऐसे,
तो हमने ऐसा लगा दिया। चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो दिक्कत, तो जो चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो धारा ऐसे ऊपर बहेगी, इसमें धारा ऊपर बहेगी। जब ये इस दिशा में होगा तो इसमें धारा ऐसे बहते हुए ऐसे आएगी। ध्यान देना, जब कुंडली ऐसे हो तो धारा इस समय ऐसे बह रही है, क्या कीजिएगा, यानी इसमें ऊपर है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊपर इसमें। यदि कुंडली घूमकर इधर आ गई तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे रहा ना, भी ऐसे। अब देखिए धारा ऐसे बन लगी, यानी पहले धारा इस नीचे ऐसे बह रही थी, अब धारा ऐसे बन लगी। इसमें धारा ऊपर बह रही थी, अब धारा नीचे बह रही थी। तो पहले आधे चक्र में धारा का मान एक निश्चित दिशा में, दूसरे आधे चक्र में धारा का मान विपरीत दिशा में। तो पहले आधे चक्र में धारा माने एक दूसरी दिशा में, या दूसरे आधे चक्र में धारा का मान उसके विपरीत दिशा में। तो धारा इस तरह से कह सकते हैं कि धारा एक निश्चित दिशा में बहेगी तो बल्ब जो जलता है, और जब धारा विपरीत बहेगी तो बल्ब जलेगा नहीं। तो धारा जब ऐसे बह रही है तो सपोज कि बल्ब ऐसे बह रही है तो बल्ब जल रहा है, बुझ है ना, बुझना है, जल रहा है, बुझा नहीं है। और जब धारा ऐसे बहेगी तो हो सकता है कि बल्ब बुझ जाए, हो नहीं सकता है, होगा। धारा पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मानिए। तो जब धारा ऐसे बह रही है तो ये पॉजिटिव है, तो जब धारा पॉजिटिव बहेगी तो बल्ब जलेगा, और जब धारा नेगेटिव बहेगी तो बल्ब जलेगा नहीं। इस तरह से यदि कुंडली 50 बार चक्कर लगाई 1 सेकंड में, यदि कुंडली एक बार में यानी 1 सेकंड में यदि 50 बार चक्कर लगाती है तो 50 बार बल्ब जलता है, 50 बार बल्ब बुझता है। यानी 50 बार बल्ब जो है जलता है, 50 बार बल्ब बुझता है। यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो धारा का मान 0 से अधिकतम, अधिकतम से फिर 0 से अधिकतम, यानी जो एक चक्कर लगाने में 2 बार धारा 2 बार धारा अधिकतम और 2 बार धारा 0 हो जाती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पूरे एक चक्कर में 2 बार पॉजिटिव और 2 बार 0, यानी एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को, उसे हम आवर्तकाल कह सकते हैं। और 1 सेकंड में जितने बार कुंडली चक्कर लगाएगी उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यानी कंडीशन आती है कि प्रत्यावर्ती धारा क्यों कहा गया, इसे प्रत्यावर्ती धारा ही क्यों कहा गया। तो कहने का मतलब है कि कुंडली हर एक निश्चित समय का अंतराल, कुंडली हर एक निश्चित समय का अंतराल, एक उसमें धारा का मान बदल रहा है, माने बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हर निश्चित समय का अंतराल उसके धारा का मान 0 हो जा रहा है। एक निश्चित समय का अंतराल धारा का मान पॉजिटिव और एक निश्चित मान तक, और फिर एक निश्चित समय तक धारा का मान नेगेटिव एक निश्चित मान तक। यानी देखा गया कुंडली एक चक्र लगाने में यानी धारा का मान आधे चक्र में एक दिशा में और दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में होगी। यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले आधे चक्र में धारा ऐसे बह रही थी, दूसरे आधे चक्र में धारा ऐसे बह रही थी। यानी इस कंडीशन के हम बोल सकते हैं कि इसका दिशा बार बार बदलने के कारण और परिमाण बार बार बदलने के कारण, परिमाण और दिशा बदलने के कारण हम बोल सकते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा, परिमाण और दिशा बदलने के कारण। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, सुन लीजिए। वह धारा जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता हो और एक निश्चित आवृत्ति के बाद, निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद पुनः वही धारा और वही दिशा प्राप्त कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फिर सुन लीजिए प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा, वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा एक निश्चित समय अंतराल के, एक निश्चित समय अंतराल में डालेंगे, एक निश्चित समय अंतराल में लगातार, जैसे देखिए निश्चित समय अंतराल में दिशाएं और परिमाण दोनों बदल रहा है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसे भी डिफरेंस बोल सकते हैं
या सिंपली भाषा में डिफिनेशन बोलेंगे, यानी वह धारा जिसका परिमाण और दिशा एक निश्चित समय अंतराल में बदलता रहता है। परिमाण कैसे? तो देखिए, धारा का मान शून्य था, शून्य से अधिकतम हुआ, फिर अधिकतम से क्या हुआ, तो धारा का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अच्छा, दिशा पहले आधे चक्र में ऐसे बह रही थी, दूसरा आधे चक्र में ऐसे बह रहे थे, तो हम बोल सकते हैं वो भी क्या, एक निश्चित समय अंतराल में। तो हम डिफिनेशन कई तरीके से दे सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा हमेशा बदलता रहे, निरंतर बदलता रहे, जिसका परिमाण एवं दिशा निरंतर बदलता रहे, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फिर सुन लीजिए, वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा निरंतर बदलता रहे, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। परंतु यदि वही डीसी धारा की बात करते हैं, अच्छे, प्रत्यावर्ती धारा का अगर समय ग्राफ खींचा जाए, ऐसे समय ग्राफ खींचेंगे तो ये शून्य से अधिकतम गया, फिर अधिकतम से शून्य आया। पहले आधे चक्र में कुंडली जब ऐसे थी, शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य से अधिकतम, अधिकतम से जब 90 होगा तो अधिकतम होगा, जब कुंडली 0 पर होगी तो शून्य होगी धारा, और जब ऐसे होगा 90 लंबवत होगी इस समय अधिकतम होगा, और फिर अब ऐसा आ गया शून्य, फिर नीचे गया तो नेगेटिव जाएगा, दिशा विपरीत होगी, ऐसे चलेगा इस तरह से। ये जो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का समय ग्राफ है। मान लीजिए कि ये I प्लस I और माइनस I होगा, और ये समय है, तो ये T/2 होगा आधे चक्र में। यहाँ पर देखा जाए तो समय का चौथाई हिस्सा होगा, ये T/4 होगा, ये T/2 होगा, यहाँ पर 3T/4 होगा, और यहाँ पर यानी T हो जाएगा। एक चक्कर लगाइए, कोई दिक्कत? अब इस धारा क्या कहते हैं, तो देखिए डीसी धारा में क्या होती है कि धारा की परिमाण बदलता है लेकिन दिशा नहीं। धारा, इसका डीसी धारा क्या होती है कि शून्य से अधिकतम जाता है, अधिकतम से शून्य आता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती है। इसका रीजन है बताए थे डायनोमो में, आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि हमने बताया था कि जो एसी डायनोमो है, एसी डायनोमो में सर्फी बलाय और गुरुत्व प्रयोग किए जाते थे। एसी डायनोमो में सर्फी बलाय होता है, यानी वृत्ताकार रिंग होता है, और जबकि डीसी डायनोमो में विभक्त बलाय होता है, अर्धवृत्ताकार छल्ला होता है। और एसी डायनोमो में, अल्टरनेटिव करंट डायनोमो में क्या होता है, वो वृत्ताकार छल्ला होता है, पूरा वृत्ताकार छल्ला होता है, और डीसी डायनोमो में अर्धवृत्ताकार छल्ला होता है, यानी उसको विभक्त बलय बोलते हैं, विभक्त बलय। और डीसी में विभक्त बलय होता है, जबकि एसी में सर्फी बलय होता है। इस कंडीशन में धारा का मान ऐसे समय ग्राफ खींचेंगे तो धारा शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, जैसे निगेटिव होने हो तब पहले कनेक्शन कट जाएगा, दूसरा कनेक्शन पकड़ लेगा। फिगर बनाया था आप लोगों को ऐसे। तो ये डीसी डायनोमो का समय ग्राफ है, कभी कभी पेपर में आता है डीसी डायनोमो का और एसी डायनोमो का दे देगा, निम्न में से एसी डायनोमो का समय ग्राफ है, फिगर बना देगा कई प्रकार के, आपको देखना होता है। निम्न में से डीसी समय ग्राफ है, फिगर बना देगा, उसमें से और भी अलग अलग बना देगा, उसमें से विकल्प बना होता है। तो यानी यह भी बोल सकता है पेपर में अतुलगोत्री में कि डीसी धारा के समय ग्राफ खींचिए, डीसी धारा के समय ग्राफ खींचिए या एसी धारा के समय ग्राफ खींचिए, तो ऐसे सवाल आता है। इस तरह से प्रोसेस आपको चलते हैं। यानी धारा दो प्रकार की होती है, हम बता दिए कि प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा। यानी हम बोले थे प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो वह धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के साथ बदलता हो, जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के साथ बदलता हो, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जबकि डिस्ट धारा वह धारा जिसका केवल परिमाण परंतु दिशा नहीं, केवल परिमाण समय के साथ बदलता हो परंतु दिशा नहीं,
उसे डीसी धारा कहते हैं। अब ये तो मान लीजिए जैसे आपको देखिए धारा का ये अल्टरनेटिव करंट का है और डीसी करंट का है। अच्छा डीसी करंट में भी होती है, जैसे इन्वर्टर के बैटरी, जैसे बैटरियों का समय अगर आप खींचना है तो उसका धारा नियत होता है टाल चौगुना, है ना। तो ये जैसे इन्वर्टर के बैटरी है उसका धारा समय ग्राफ एकदम सीधे लाइन होगा समांतर क्रम में, इसका एक निम्न सीमा होती है, ये घटता बढ़ता नहीं इन्वर्टर की बैटरी। लेकिन डायनोमो में धारा का मान शून्य अधिकतम शून्य का होता रहता है, लेकिन इसमें एक नियत मान होती है। अक्सर देखिएगा जब इन्वर्टर के बैटरी से पंखे चलाते हैं, इन्वर्टर के बैटरी से पंखे चलाते हैं तो इन्वर्टर तेज चलता है क्योंकि धारा पॉजिटिव होती है। लेकिन जब अल्टरनेटिव करंट से अल्टरनेटिव करंट से चलाते हैं एसी धारा से तो पंखा स्लो होता है। आखिर पंखा स्लो क्यों होता है, आखिर क्यों नहीं एक समय चलता है? तो इसलिए नहीं चलता है, या कंडीशन आती है कि देखिए जब इसमें एसी धारा पहुंचती है तो एसी धारा की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। एसी धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, यानी पंखे में जब धारा पहुंचेगी तो 50 बार धारा पॉजिटिव यानी कुंडली में 50 बार धारा नेगेटिव बहेगी। इस धारा पॉजिटिव नेगेटिव बहने के कारण जब भी नेगेटिव बहेगी तो पंखे को गति बन क्या करेगा, वो बार बार परिवर्तन होने के कारण पंखे में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव बहने के कारण फ्लक्स परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युवाहक बल पैदा होगी, और वह प्रेरित विद्युवाहक बल पंखे को गति को रोकने का प्रयास करेगी। ऐसा होता है, यानी उसमें धारा पॉजिटिव नेगेटिव आने के कारण यानी बार बार फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जब भी फ्लक्स परिवर्तन होगा तो पंखा जो है क्या होता है कि पंखे के कुंडली में एक प्रेरित विद्युवाहक बल उत्पन्न हो जाती है, और यह प्रेरित विद्युवाहक बल आप जानते हैं कि जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। पंखे चलता है यानी पंखे कुंडली चलती है तो धारा बहती है। अब बताइए चलने के कारण धारा बहती है, लेकिन उसमें जो धारा पैदा हो उसको रोकने का प्रयास करेगी ना। तो पंखा इसलिए एसी लाइट से पंखा यानी एसी करंट से पंखा जो है स्लो चलता है, जबकि डीसी करंट से पंखा बहुत फास्ट चलता है, हाई चलता है। अब जो कंडीशन आती है कि ये जो आता है बल्ब की कंडीशन को देखिए, ये जो बल्ब जलता है तो बल्ब में भी वही कंडीशन होती है। जब हम इन्वर्टर की बैटरी से जलाते हैं तो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है कंडीशन आती है कि डीसी करंट देती है, डायरेक्ट करंट देती है, और जब डायरेक्ट करंट देती है तो उसमें सदैव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने के कारण धारा एकदम एक नियत दिशा में बहती है, और नियत दिशा बहती है इसलिए बल्ब बढ़ता बुझता नहीं है, इसलिए प्रकाश ज़्यादा देता है। जबकि अगर इसमें देखा जाए एसी लाइट में तो ये 50 बार बढ़ता है 50 बार बुझता है, तो 50 बार जलेगा 50 बार बुझेगा, इसलिए थोड़ा लाइट डिम होती है, सिवाय इन्वर्टर के बैटरी से। कोई समस्या है? अब आते हैं कि आपको हेडिंग लगवाए हैं, घरों में कौन सी धारा पड़ती है? क्या चीज? एसी धारा। किस में धारा कर रहे हैं बोलिए? घरों में जो होती है। घरों में एसी धारा भी प्रयोग करते हैं, डीसी धारा भी प्रयोग करते हैं। अब एसी धारा प्रयोग क्यों करते हैं? घरों में जो हम लोग जितने घरों में उपकरण डलाए जाते हैं सभी समांतर क्रम में होते हैं, इन पैरेलल होते हैं। घरों में जो हम बिजली प्रयोग करते हैं वो समांतर क्रम जोड़ते हैं, और घरों में हम बिजली प्रयोग करते हैं 5 एम्पीयर की धारा प्रयोग करते हैं, 220 वोल्ट का प्रयोग करते हैं, और 50 हर्ट्ज आवृत्ति। यानी ये 3 चीजें याद रखिएगा। यानी हमारा वाट बदलता रहता है क्षमता, लेकिन घरों में जो हम क्या करते हैं कि 220 वोल्ट का हम एसी लाइट प्रयोग करते हैं। एसी लाइट 220 वोल्ट का वो धारा 5 एम्पीयर देता है, और 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होती है। ऐसे पूछता है कि घरों में हम कितने एम्पीयर की धारा प्रयोग करते हैं, तो 5 एम्पीयर की। कितने वोल्ट की धारा एसी लाइट प्रयोग करते हैं, तो 220 वोल्ट की। और कितने आवृत्ति होती है एसी, माने इंडिया में केवल आवृत्ति होती है। जो विकसित देश है उनकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। यदि आवृत्ति बढ़ा दिया जाए
तो बल्ब प्रकाश ज्यादा देगा, पंखा तेज चलेगा, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उन्हें ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, यानी वो ज्यादा कार्य करेंगे। अब यहाँ पर इंडिया में लोकलिटी होने के कारण यहाँ पे हम 50 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक नहीं चला सकते हैं। यदि हम 50 से 60 आवृत्ति होती है तो सबसे ज़्यादा घरों में पंखे, बिजली, टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक पर्पस जलते हैं। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, अक्सर शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारा इंडिया लापरवाह चीज़ें हैं। घरों में 10,000 का टीवी लगा देगा, लेकिन फ्यूज लगाने में 50 रुपये के फ्यूज लगाने में 10 बार सोचता है। ऐसे ऐसे हमारे देश के लोग सिस्टम है कि 50 रुपये फ्यूज अगर लगा भी देते हैं तो इसमें बार बार फ्यूज होने के कारण एक बार खींच में मोटा तार लगा देंगे। भले घर में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, पंखा सब जल जाए, वो बात अलग है, लेकिन अगर फ्यूज, दूसरी कंडीशन, हम आकलन करते समय, फ्यूज लगाते समय हम ये नहीं देखते हैं कि हम घर में कितने उपकरण प्रयोग कर रहे हैं और उसके अनुसार हम कितना बिजली, मैंने कितनी करंट जाएगी जिससे फ्यूज बार बार फ्यूज ना हो और फ्यूज से पहले इलेक्ट्रॉनिक पर्पस न जले। सबसे बड़ी कमी है हमारे कंडीशन को लापरवाही। इसलिए नॉर्मली धारा दी जाती है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति धारा जाती है कि कम से कम सभी उपकरण बचे रहे। अब आइए, हाँ, अगर अब बात आती है डीसी के कि भाई डीसी धारा, हाँ बोले, डीसी धारा बेटर है कि डीसी धारा? बेटर दोनों है, धारा कोई नुकसान थोड़ा था। क्या चीज? सारे उपकरण को बैटरी से जलाया जाए, तो आप कहना क्या चाहते हैं? अगर देखा जाए तो डीसी धारा, देखिए डीसी धारा के जो उपकरण बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पर्पस बनाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक पर्पस दो प्रकार के बनाए जाते हैं। एक एसी धारा होती है, एक डीसी धारा होती है। तो जो डीसी, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक पर्पस डीसी धारा द्वारा डीसी के लिए बनाई जाती है, वह एसी से जलाएंगे तो तुरंत फाल्ट मारेगा और टिकाऊ नहीं होगी। जबकि अगर एसी वाला बनाए जाएंगे तो डीसी से फाल्ट मारेगा और टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन कुछ कन्वर्टर होते हैं, कन्वर्टर से प्रयोग करके हम डीसी एसी प्रयोग करते हैं। तो कुछ कंडीशन आती है कि एसी डीसी का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है, एक मिनट, यानी देखा जाए तो कुछ उपकरण जो होते हैं डीसी से प्रयोग करते हैं तो डीसी से खराब होते हैं। अगर देखा जाए तो डीसी के तुलना में एसी अधिक पावरशील और अधिक स्टैंडर्ड होता है। अगर अच्छे बुरे की बात करते हैं तो डीसी उतनी अच्छी नहीं होती है, डीसी उपकरण को खराब करती है, जबकि एसी नहीं खराब करती है। डीसी को हाथ से टच करेंगे तो लाइट मारेगी। अगर दोनों कनेक्शन एक साथ छोड़ेंगे तब। वो जो एलईडी बल्ब था वो कौन सा था, डीसी था या एसी? एलईडी बल्ब जो है एसी डीसी दोनों बनाया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी जो बनाए जाते हैं एसी डीसी दोनों के लिए बनाए जाते हैं। और कोई दिक्कत? सर हम केवल डीसी का क्यों यूज करते हैं? केवल डीसी का यूज क्यों नहीं करते हैं? हम डीसी कितना उत्पादन कर सकते हैं? डीसी कैसे उत्पादन करती है? डीसी को केवल हम पैनल से ही, सोलर पैनल से, सौर ऊर्जा से। हम तो जाहिर सी बात है कि हाई वोल्टेज के लिए एसी ही ले पाएंगे ना। हमारे सारे उपकरण, जैसे हमको एसी उतना, जितना एसी मिलती है उतना डीसी नहीं मिल पाएगी ना। एसी जो है 33,000, 34,000, माने 50,000 तक ले एसी उत्पादन किया जाता है, एसी करंट। लेकिन डीसी जो है इतना उत्पादन नहीं किया जा सकता है। राइट, देखिए डीसी का कंडीशन आती है, एसी का कंडीशन होता है कि एसी धारा जो होती है, हम जितनी कुंडली को घुमाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, स्पीड घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। लेकिन आप ये बताइए
कि इसमें जो अगर हम सौर ऊर्जा से डीसी प्राप्त कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर रहे हैं सौर ऊर्जा से, तो कहने का मतलब है कि जो एक बैटरी के अंदर जो प्लेट प्रयोग करते हैं, तो जो बैटरी का प्रयोग करते हैं वो बैटरी का एक वोल्टेज बनाया जाता है। हम कितनी बड़ी बैटरी कितनी बड़ी बैटरी बना सकते हैं, कितनी बड़ी बैटरी बना सकते हैं, जैसे हम उसमें आवेश संग्रह कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे संधारित्र में आवेश संग्रह करने की क्षमता को धारता कहते हैं। तो कोई भी बैटरी जितना आवेश संग्रह करता है उतना ही तो धारा दे सकता है। तो देखा, तो डीसी जो है आवेश, डीसी धारा जो है संग्रह कर सकते हैं। हम डीसी को इकट्ठा करके हम भेज सकते हैं, एसी को भी इकट्ठा डीसी में भेज सकते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज के सिस्टम से देखा जाए तो हाई वोल्टेज की या उच्च आवृत्ति के हम डीसी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एसी बना सकते हैं, डीसी नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमें उतना बड़ा उपकरण नहीं मिल पाएगा, उतनी व्यवस्था हमको नहीं मिल पाएगी, या उतनी करंट फ्लो नहीं मिल पाएगा। कई रीजन होगा। अभी आप बोल रहे हैं कि डीसी धारा किससे उत्पन्न किया जाता है? इससे पूरे एसी डीसी बोल रहे हैं कि डीसी धारा सर्पी वलय विभक्त वलय, उसमें भी विभक्त वलय में एक निश्चित सीमा होती है ना, इसी का उपयोग किया जाएगा। ये इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुंडली में देखिए कंडीशन आती है कि डायनोमो, जो कंडीशन आती है कि डायनोमो में उसको डीसी डायनोमो प्रयोग करते हैं, तो जब हाई वोल्टेज कितना भी होगा तो उसमें भी देखिए एक निश्चित सीमा तक, जाहिर सी बात है कि हाई वोल्टेज डीसी में भी कुंडली घूमेंगे तो उसमें प्रेरित वाहक, उसमें बार बार करंट कम बेसी होने के कारण फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन होगा तो धारा हमें विरोध कर ही सकती है, धारा विरोध करेगी। उसकी भी एक निश्चित सीमा तक हम धारा पैदा कर सकते हैं। इसमें भी कंडीशन होती है कि जहाँ हाई वोल्टेज किए और फ्लक्स परिवर्तन ज़्यादा हुआ तो वहाँ तुरंत एसी उत्पन्न हो जाएगी, उसको निश्चित सीमा तक बांधी जाती है। जहाँ हमें, जहाँ देखिए जहाँ फ्लक्स परिवर्तन हुआ तुरंत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पैदा होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पैदा करना यानी प्रेरित विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। फिर वहाँ समस्या पैदा हो जाएगी, यानी उसमें एक अतिरिक्त धारा पैदा हो जाएगी जो हमारी धारा का विरोध करेगी। कोई दिक्कत है? अब देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में हेडिंग है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष पर घूमती, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष पर घूमती कुंडली, अपने अक्ष पर घूमती कुंडली का, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष पर घूमती कुंडली का प्रेरित वाहक बल। इस कंडीशन में देखिए थोड़ा सा विषय ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र मैंने इसको 20 से दर्शा रहे हैं और इसमें एक कुंडली है। ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये कुंडली है जो अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। इस कुंडली के, ये कुंडली है, इस कुंडली के तल के लंबवत डीए है, मान एरिया है वेक्टर ए, जो क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका हुआ है। माना कि एक कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में घूमने के लिए स्वतंत्र है। माना कि एक कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में घूमने के लिए स्वतंत्र है। किसी क्षण उसका कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, या बोल सकते हैं
कुंडली का अक्ष भी बोल सकते हैं कि किसी क्षण कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण बना रही है। इस कंडीशन में आइए, कुंडली का अक्ष भी ले सकते हैं, कुंडली का थीटा कोण बना रही है, तो उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन बी ए, यदि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ए क्षेत्रफल की कुंडली है और थीटा कोण पर अगर झुकी है तो उस समय फ्लक्स परिवर्तन phi इक्वल टू बी ए cos थीटा। कोई दिक्कत? जबकि ये कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए, तो यदि कुंडली इसमें बार बार घूम रही है, ये देखेंगे कि बार बार घूमने के कारण इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित विद्युत बल पैदा होगी। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष पर घूमती कुंडली में प्रेरित विद्युत बल, जब हम प्रेरित विद्युत बल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालेंगे ना। तो ये बताइए फ्लक्स परिवर्तन की दर कैसे निकलेगा? इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई, है ना, सब लोग याद देखो, डी फाई बी डी टी, क्या लगाएंगे? डी बाई डी टी बी ए cos थीटा। ये देखिए फाई जो है इसको निकालेंगे तो यहां पर, एक मिनट, आप पढ़े हैं यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो, यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो तो पढ़े हैं ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटा में समय, यानी कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा में समय होता है। यानी कोणीय विस्थापन के दर को कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय विस्थापन के दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर मिल गया थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, क्योंकि इधर क्यों हम टी के बदले में लेंगे? क्योंकि यहाँ टी है, यहाँ पर थीटा है, इसलिए हम टी के सापेक्ष लेंगे। मनीष बहुत मार मारेंगे। यानी इस कंडीशन में बी ए कॉमन और डी बाई डी टी कास थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। आ रहा है कि नहीं सुनने? इस कंडीशन में इसका अवकलन करेंगे, बी ए कास थीटा कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माने कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर इसका अवकलन करते हैं ना डी टी ओमेगा टी, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, टी का अवकलन माइनस बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू 1, ये पहले लिख देंगे माइनस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी डी फाई बी अपन में डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस n इंटू डी फाई बी अपन में dt, यही होता है ना।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से फैराडे ने बताया था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उस स्थिति में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के ये पढ़ चुके हैं। अब आइए माइनस एम एपी से पता लिखेंगे d5b dt अपन इतना तो माइनस ओमेगा बी है साइन ओमेगा टी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये फिगर बना लीजिए साइड से और इधर ई बराबर इन W पर लिखिए W N B A साइन ओमेगा टी। ठीक है, चूंकि यदि कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र और एरिया के दोनों के बीच क्या हो, माने कुंडली अगर साम्य स्थिति में है यानी थीटा बराबर 0 होगा। जब कुंडली क्षेत्र के माने कुंडली का तल क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, उस समय थीटा बराबर क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0 तब ई बराबर ओमेगा एन बी ए साइन। अब इसको थीटा लिख सकते हैं, थीटा बराबर 0 तब हम ओमेगा टी बराबर 0 लिख सकते हैं। क्या मिला, ओमेगा एन बी ए इंटू 0 ई बराबर इससे में 0 हो जाएगा। यदि कुंडली साम्य स्थिति में हो माने 0 अंश पर हो तो उस समय उस कुंडली में कोई प्रेरित विद्युत बल पैदा नहीं होगी। समझ पा रहे हैं। यदि कुंडली लंबवत हो, थीटा जो है कुंडली का अक्ष कहिए या उसका क्षेत्रफल वेक्टर डीए कहिए, एरिया और बी के बीच एंगल बनेगा। एरिया और बी के थीटा जो है बी और ए के बीच में, तो जो बी और ए के बीच जो बनता है वही कुंडली का अक्ष में बनता है। बी और कुंडली का अक्ष बोल सकते हैं। जितना एरिया और बी के बीच होता है वही कुंडली का अक्ष बनता है। आपको एक बार फिगर बनाया होगा, किसी ने पढ़ाए थे, अब पीछे गया फिगर बनाना पड़ेगा हमें। चलिए इतना कवर करिए। अब देखिए, यदि कुंडली लंबवत हो तो थीटा बराबर ओमेगा टी, ओमेगा टी बराबर इस समय साइन का माने साइन 90 का मान सबसे अधिकतम होता है। अब साइन 90 का मान अधिकतम इससे अधिक नहीं हो सकता है। 90 पर सबसे अधिकतम होता है ना, यानी ई देखिए ई बराबर इस समय प्रेरित विद्युत का अधिकतम होगा। जब साइन 90 का मान सबसे अधिकतम होगा उस समय प्रेरित विद्युत का मान भी, तो इसको ई नॉट से दर्शाते हैं, ई 0 इसको वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं। यानी इस कंडीशन में क्या मिला, ओमेगा एन बी ए साइन 90, तो E0 बराबर ओमेगा एन बी ए। ये वोल्टेज का शिखर मान है या प्रत्यावर्तित वोल्टेज बोलते हैं इसको। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष पर घूमती कुंडली में प्रेरित विद्युत बल, अथवा इसको हम लिख सकते हैं अर्थात या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, है ना। ये आपको प्रूफ हो गया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र यहीं से प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, लिखिए
देखिए, माना कि एक कुंडली किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर स्थित है। हो गया। जब कुंडली को दक्षिणावर्त कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उतार लीजिए यहां से। भाई घूम गया तो बताई नहीं तुम लोग।